अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशंस ऑफ वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज बाय बोहर्स थ्योरी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम जो है वेव नंबर जो है उसको कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम सबसे पहले एनर्जी को डिस्कस करेंगे, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया हुआ है। हमने मैथमेटिकली हमने इसको जो है डिराइव भी किया था, तो हम उसी से कंटिन्यू करेंगे। और स्टूडेंट्स फिर हम जो है एनर्जी डिफरेंस की तरफ आएंगे और फिर जो है हम उसकी फिर फ्रिक्वेंसी को देखेंगे और फाइनली जो है हम वेव नंबर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम एनर्जी से स्टार्ट लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम ने जैसे मैथमेटिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने एनर्जी को डिस्कस भी किया था, तो उससे ही हम जो है वेव नंबर को फर्दर जो है डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन को। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो वेव लेंथ और वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैंने एनर्जी का जो है वो डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एनर्जी के बारे में डिस्कस किया, तो इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो वेव लेंथ और वेव नंबर जो हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट इज एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन। के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, कितनी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो है वो एमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करते हैं। सो वेव लेंथ और वेव नंबर दोनों जो स्पेक्ट्रल लाइंस के वेव नंबर है या जो वेव लेंथ है वो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, दैट इज एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन। सो इसी वजह से मैंने कहा कि हम एनर्जी से स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है, सो अब हम फर्दर कंटिन्यू करें। सपोज एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 टू n1 एंड एमिट्स अ फोटॉन ऑफ लाइट। हम सपोज करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर रहा है n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट पे, ठीक है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ, एंड एमिट्स अ फोटॉन ऑफ लाइट। तो जाहिर सी बात है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो लाइट एमिट होती है। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है पोस्टुलेट्स का लेक्चर में। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द बोहर्स इक्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर बोहर्स इक्वेशन ऑफ एनर्जी देखें हम, तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने लास्ट टाइम डिराइव भी किया कि ई एन, यहाँ पर एन लिखा होता था, nth ऑर्बिट यानी कि कोई भी ऑर्बिट हो सकती थी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया फर्स्ट ऑर्बिट। लेट्स सपोज फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है तो मैंने इसको E1 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और इसी तरह अगर सेकंड की है तो हमने उसको E2 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज़ जो कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था एनर्जी का, वो आपने एज इट इज़ लिख देना है। दैट इज E1 इज इक्वल टू माइनस Z² ME4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर H स्क्वायर। अब यहाँ पर होता था आप लिखते थे N स्क्वायर H स्क्वायर, यहाँ पर 1 इसलिए लिखा क्योंकि nth ऑर्बिट यानी कि मैंने आपको बताया कि जोन सी आपकी ऑर्बिट होगी उसके लिहाज से आपने ऑर्बिट का नंबर देना है। ठीक है, सो मैंने कहा कि फर्स्ट ऑर्बिट है तो मैंने इसको लिख दिया n इज इक्वल टू 1, तो इसी वजह से यहाँ पर En की जगह मैंने वैल्यू पुट की 1। ठीक है, तो एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट तो E1 रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये N1 इसीलिए यहाँ पर रिप्रेजेंट किया कि N1 स्क्वायर H स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अगर सेकेंड ऑर्बिट के लिहाज से देखें, उसकी एनर्जी को फाइंड आउट करें, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्सप्रेशन में E2 कर देना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस Z² ME4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N2 स्क्वायर H स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने N1 स्क्वायर किया क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट के लिहाज से किया, और ये N2 किया क्योंकि आपने सेकंड ऑर्बिट के लिहाज से किया। तो ये इस तरह से आपने जो है दो एक्सप्रेशंस में आपने देखा है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं कि E1 के लिहाज से आपने एनर्जी इक्वेशन जो है वो आपने उसके अकॉर्डिंग सेट की, और इसी तरह E2 के लिहाज से सेट की। तो ये दो आपने एनर्जी इक्वेशंस जो है वो अभी कंस्ट्रक्ट किए हैं। ठीक है, सो हम अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो E1 है और E2 है, ये क्या है, दीज आर द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N1 एंड N2 ऑर्बिट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, N1 और N2 के लिहाज से, यानी कि E1 जो है वो किस ऑर्बिट के लिहाज से, N1 ऑर्बिट के लिहाज से एनर्जी। ठीक है, और E2 जो है वो N2 के लिहाज से जो है सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसके लिहाज से E2 मैंने उसको दे दिया नाम। ठीक है, तो ये हमने जो है सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने एनर्जी को डिस्कस किया। अब हम आते हैं एनर्जी डिफरेंस की तरफ, और फिर जो है हम अपने टॉपिक को यानी कि वेव नंबर की तरफ चलेंगे। तो एनर्जी डिफरेंस को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एनर्जी डिफरेंस को अगर देखें तो क्या है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो आप एनर्जी डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा ई, ये जो सिंबल है डेल्टा, हम इसको बोलते हैं डेल्टा है। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को। ठीक है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है, या आप कहते हैं डिफरेंस को। ठीक है, डिफरेंस इन एनर्जी, एनर्जी डिफरेंस या चेंज इन एनर्जी। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो चेंज इन एनर्जी या एनर्जी डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड एज E2 माइनस E1। ठीक है,
ये आपने डिफरेंस मेंशन कर दिया E2 माइनस E1, फिर आपने इनकी वैल्यूज पुट की, E2 की वैल्यू इसी तरह माइनस फिर E1 की वैल्यू, जो कि हमने अभी प्रीवियस ये जो हमने दो इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट की थी E1 और E2 की, ठीक है। उसके लिहाज से अगर आपने इसको सेट किया तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखेंगे जो कि दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, जो कि सारों में कॉमन है, Z स्क्वायर ME4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर, ठीक है। ये आपने कॉमन ले ली क्योंकि दोनों में थी, कॉमन ले ली, और बाकी जो चीज़ कॉमन नहीं थी दैट इज़ वन बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोगों ने सेपरेट लिख ली, ठीक है। और आगे यूनिट जो है एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जाउल होती है, तो इसी वजह से आगे यूनिट्स आपने मेंशन कर दी जाउल्स, ठीक है। फिर ये हमने जो है एनर्जी डिफरेंस देखा। अब एनर्जी डिफरेंस आप लोगों ने देख लिया कि इसके लिए मैथमेटिकली आप इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन एटम के लिहाज से कि Z फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल्स टू 1। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम के लिए Z जो है 1 है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसमें 1 है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर Z जो है वो रिप्रेजेंट किया कि Z इज इक्वल्स टू 1 एंड ME4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर, यानी कि ये वाला जो फैक्टर है ये क्या है, कांस्टेंट है। Z तो कांस्टेंट नहीं था, लेकिन Z हाइड्रोजन एटम के लिहाज से देखें तो Z की वैल्यू 1 है, तो आप 1 लिखें ना लिखें बात एक ही है, ठीक है। सो बाकी ये वाला जो फैक्टर है सारा का सारा फैक्टर ये क्या है, कांस्टेंट है, और इसको जब कैलकुलेट किया गया तो इसकी वैल्यू आती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट। तो ये जब कांस्टेंट की वैल्यूज पुट की गई तो इतनी वैल्यू आई, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है मेंशन भी मैंने ये किया था, आप लोगों को बताया था जब हम लोगों ने जो है वो एनर्जी और फिर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वगैरह को डिस्कस किया था, तो मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने क्या किया कि डेल्टा E इज इक्वल्स टू ये वैल्यू आपने पुट की यहाँ पर। मैंने आपको बताया कि Z की वैल्यू आपने 1 पुट करनी है, और बाकी ये वैल्यू आती है आपके पास 2.18, तो मल्टीप्लाई होकर 1 के साथ तो वो वैल्यू सेम आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁻⁻18, और बाकी एज इट इज़ आपने ये जो है 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर जूल्स, ये इस तरह से आपने पुट कर दी, ठीक है। जस्ट ये वैल्यू सब्सटीट्यूट किया आपने, इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट किया है, ठीक है। सो एज वी नो दैट, अब आपको पता है कि हमें वैसे ही पता है कि जो डेल्टा E है वो किसके इक्विवेलेंट है, H न्यू के। डेल्टा E इज इक्वल्स टू H न्यू, तो मैंने क्या किया कि इस डेल्टा E की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी H न्यू, ठीक है। डेल्टा E इज इक्वल्स टू H न्यू इज इक्वल्स टू, अब ये सारा जो है यही वाली वैल्यू है, डेल्टा E यहाँ पर पुट किए, डेल्टा E इज इक्वल्स टू H न्यू यहाँ पर पुट किया, फिर आगे जो है ये वाली वैल्यू आपने पुट की एज इट इज़ Z स्क्वायर ME4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर, तो ये आपने वैल्यू पुट कर दी। अब Z स्क्वायर यहाँ पे मैंने बताया कि Z की वैल्यू आपने 1 लेनी है, हाइड्रोजन एटम के लिहाज से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने इसको एज इट इज़ इसको 1 रहने देना है, और बाकी आपने एज इट इज़ लिख लिया, और बाकी ये 1 डिवाइडेड बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर ये आपने लिख दिया, और यूनिट आगे जूल्स मेंशन कर दी, ठीक है। लेकिन अब ये बात हुई कि जब हमने एनर्जी डिफरेंस देख लिया, ठीक है, ये आपने इक्वेशन कंस्ट्रक्ट की है, लेकिन किस लिहाज से, एनर्जी डिफरेंस के लिहाज से। पहले हमने एनर्जी देखी, ठीक है, सेपरेट ऑर्बिट्स की E1 E2, ठीक है। फिर हमने देखा कि डेल्टा E यानी कि जो इसमें एनर्जी डिफरेंस है उसको हमने कैलकुलेट किया। अब एनर्जी डिफरेंस से मैंने कहा कि फर्दर हमने क्या कैलकुलेट करना था, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना था। तो फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए मैंने कहा कि डेल्टा E इज इक्वल्स टू H न्यू, तो H न्यू से यहाँ पर आपके पास जो है जो आपके पास इक्वेशन है उसमें न्यू का सिंबल आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, ये न्यू, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना। H जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, और न्यू जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मैं ये मेंशन कर देती हूँ, ये आपके पास क्या है, न्यू है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी इस तरह से आप फाइंड आउट करते हैं, तो आपने H न्यू ये इस तरह से वैल्यू पुट की, तो अब आपने न्यू फाइंड आउट करना है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो आपने फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर ही रहने देना, और इस H को यहाँ पर आप ले आएंगे, जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो इस तरफ आएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो जब डिवाइड होगी तो आपने फ्रीक्वेंसी का सिंबल एज इट इज़ लिख लिया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, बाकी एज इट इज़ आपने लिखनी है, लेकिन वैल्यू ME4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और H स्क्वायर था, अब ये वाला H भी इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, H क्यूब। बाकी जो आपकी इक्वेशन है वो एज इट इज रहेगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। HZ से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, हर्ट्ज से, ठीक है। या इसके अलावा भी फ्रीक्वेंसी जो है उसकी यूनिट्स हैं जिसको हम कहते हैं साइकिल पर सेकेंड, आप इसको साइकिल पर सेकेंड से भी रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। ये क्या है, दिस इज फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी है और इसकी यूनिट मैंने आपको बताया कि साइकिल पर सेकंड है या फिर आप इसे कहते हैं हर्ट्ज, ठीक है। और 1 हर्ट्ज देखें तो 1 हर्ट्ज किसके इक्विवेलेंट होता है 1 साइकिल पर सेकंड के। 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1 साइकिल पर सेकंड। इसी तरह मैं अगर आपसे कहूँ कि 10 हर्ट्ज है तो वो आपको पता होना चाहिए कि 10 साइकिल पर सेकंड के इक्विवेलेंट होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है अभी तक स्टार्ट से लेकर यानी कि स्टार्ट में हमने एनर्जी को डिस्कस किया, फिर उसके बाद एनर्जी डिफरेंस को डिस्कस किया और नेक्स्ट जो है हमने फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया। तो अब हम आते हैं अपने फाइनल जो है टॉपिक की तरफ, दैट इज वेव नंबर। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर के, किस तरह से आप वेव नंबर को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो सिंस न्यू इज इक्वल्स टू सी न्यू बार, अब ये जो सी न्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मैंने अभी पीछे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है और न्यू बार ये सिंबल जो है वो किसका है, वेव नंबर का है, ठीक है। वेव नंबर को आप सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ, वेव नंबर को आप जो है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार से, ठीक है। ये न्यू और ऊपर बार लगा देनी है, सिर्फ न्यू होगा तो वो फ्रीक्वेंसी होगा, न्यू के ऊपर बार होगी तो ये वेव नंबर का सिंबल है। तो ये आपने इक्वेशन है न्यू इज इक्वल्स टू सी न्यू बार, ठीक है। तो इससे आपने वेव नंबर का एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ से हम इसको डिराइव करेंगे। सो पुटिंग इन इक्वेशन 24, अभी जो प्रीवियस हमने इक्वेशन देखी है 24 इक्वेशन, ठीक है, मैं अभी इसको आपको दिखा भी देती हूँ। ये वाली स्टूडेंट्स इक्वेशन जो कि हमने अभी जो है फ्रीक्वेंसी वाली इक्वेशन पढ़ी है, तो उसी के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो इसी से फर्दर जो है हम इसी के अंदर जो है वैल्यू पुट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स न्यू इज इक्वल्स टू सी न्यू बार है। सी न्यू बार अब के न्यू है तो न्यू की वैल्यू सी न्यू बार के इक्विवेलेंट है, तो हमने सी न्यू बार यहाँ पर पुट कर दिया और बाकी आपने एज इट इज़ जो है वो इक्वेशन जो आपकी 24 है वो एज इट इज़ आपने रहने देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने फाइंड आउट क्या करना है, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी नहीं फाइंड आउट कर रहे, हमने तो वेव नंबर फाइंड आउट करना है, इसी वजह से हमने ये सी न्यू बार के इक्विवेलेंट इसको किया है, ठीक है। क्योंकि ये न्यू इज इक्वल्स टू सी न्यू बार के इक्विवेलेंट है तो हमने इसकी जगह न्यू की बजाय हमने क्या लिख दिया, सी न्यू बार। तो ये हमने लिख दिया क्योंकि अब हमने निकालना क्या है, न्यू बार, दैट इज वेव नंबर को फाइंड आउट करना है ना, क्योंकि हमने उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो वेव नंबर को आपने इधर ही रहने देना है, इस सी को यहाँ पर आप ले आएंगे, यानी कि अभी यहाँ पर मल्टीप्लायर होता है, इस तरफ लेकर आएंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बजाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसके साथ इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपका जो है ये वेव नंबर आपने एज इट इज लिख लिया, इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर ME4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H क्यूब, ठीक है, जो कि आपने प्रीवियस उसमें बनाया था एक्सप्रेशन अभी हमने डिस्कस किया, H क्यूब और बाकी ये वाला C जो इस तरफ आ गया, ठीक है। और बाकी इक्वेशन आपने एज इट इज लिख ली 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर और ये यूनिट साथ में आपने मेंशन कर देनी है पर मीटर। अब स्टूडेंट्स जब एनर्जी थी तो हमने यूनिट दी जॉल्स, ठीक है, और जब हमने डिस्कस किया फ्रीक्वेंसी को तो मैंने यूनिट आपसे डिस्कस की कि उसकी यूनिट है साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज है, ठीक है। लेकिन अब वेव नंबर की जहाँ तक बात है, इस वेव नंबर को अगर हम देखें तो वेव नंबर की जहाँ तक बात है तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि वेव नंबर जो है, ठीक है, वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ है, यानी कि आप इसे लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई लेमडा, ठीक है। तो न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 बाई लेमडा भी आप कहते हैं। सो इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ठीक। तो इसी बेसिस पे अगर हम इसको देखें तो वेवलेंथ की यूनिट स्टूडेंट्स क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। वेवलेंथ की यूनिट आपने मीटर लिखी तो इसकी वेव नंबर की यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, पर मीटर, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा पर मीटर, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये तो मैंने प्रोपोर्शनल का बताया कि वैसे ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो इस लिहाज से आपको पता होना चाहिए। सो वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ एंड वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, तो आपने इसकी वैल्यू यूनिट लिखी मीटर और जब जाहिर सी बात है कि इसको जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो ये पर मीटर होगी। तो इस तरह से आपको होना चाहिए कि वेव नंबर जो है उसकी यूनिट क्या है, वेव नंबर की यूनिट जो है वो पर मीटर है, ठीक है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए एक्सप्रेशन में। तो ये आपने वेव नंबर की यूनिट आगे मेंशन कर दी। सो द वैल्यू ऑफ द फैक्टर दैट इज ME4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H क्यूब C, ये जो कांस्टेंट फैक्टर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला जो कांस्टेंट फैक्टर है इसको अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की गई तो वो आई 1.09678 × 10⁻⁷ पर मीटर के
इक्विवेलेंट आ गई, ठीक है। और जब हमने z की वैल्यू क्या ली, z इज इक्वल्स टू 1, जब हमारे पास z क्या था, z हमारे पास जब क्या था 1 था, z इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिहाज से हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो z इज इक्वल्स टू 1, तो उस वक्त आपने यहाँ पर 1 पुट किया, आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो बात एक ही होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। और बाकी ये वाली जो फैक्टर है ये सारा कांस्टेंट फैक्टर है, तो इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की गई वो किसके इक्विवेलेंट आई, 1.09678 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर के। तो ये आपने वैल्यू पुट की, और इस कांस्टेंट, ये सारी कांस्टेंट वैल्यू है और इसको हम क्या कहते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट को, ये जो सारी वैल्यू है, ये जो कांस्टेंट फैक्टर है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। ये यहाँ पर मेंशन किया है, रिडबर्ग कांस्टेंट। सो फॉर हाइड्रोजन एटम मैंने भी बताया कि z की वैल्यू क्या है, z इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आपने ब्रैकेट्स में इस तरह से शो करना है, z इज इक्वल्स टू 1 है। सो द इक्वेशन 25 बिकम्स, ये इक्वेशन आपकी 25 है, ठीक है। तो ये 25 इक्वेशन आपके पास फिर चेंज होके क्या हो जाएगी, क्योंकि z इक्वल है 1 के, तो बाकी जो फैक्टर है ये कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आई है 1.09678 10⁻⁷ पर मीटर। तो ये आपने न्यू बार इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर इसकी, ठीक है। और उसके बाद एज इट इज़ आपने 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर और आगे इसकी यूनिट पर मीटर आपने मेंशन कर दी। तो ये इक्वेशन नंबर 26 जो है, ये आपको जो है वेव नंबर जो है वो इस इक्वेशन 26 के थ्रू जो है आप वेव नंबर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन 26 गिव्स द वैल्यू ऑफ वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट आर emitted or absorbed when the electrons jumps between n1 and n2 ऑर्बिट्स। ये तब है जब इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं n1 एंड n2 ऑर्बिट्स में, ठीक है। सो ये स्टूडेंट्स हमने जो है इस तरह से वेव नंबर जो है वो किस तरह से वेव नंबर फाइंड आउट करते हैं, वेव नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में। होप्स हो कि आज का जो लेक्चर है वो आपको काफ़ी ईजी लगा होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। और इस लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपके माइंड में स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसी लेक्चर से स्टार्ट करेंगे फर्दर, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो है हम डिफरेंट जो सीरीज़ हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, दैट इज़ स्पेक्ट्रल सीरीज़ यानी कि लाइमन सीरीज़, बॉल्मर सीरीज़ में उसका जो है हम वेव नंबर जो है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।